हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मई महीने के करंट अफेयर्स का पार्ट 2। इस वीडियो का जो पीडीएफ है उसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। उस पीडीएफ में पार्ट 1 और पार्ट 2 के जो करंट क्वेश्चंस हैं वह कंबाइंड रूप से हैं, तो पीडीएफ को जरूर डाउनलोड करें। और यह पीडीएफ जो है आपको हमारी वेबसाइट साराज्ञान.com पर भी उपलब्ध हो जाएगी। करंट अफेयर के सेक्शन में जाएं, आपको वहां पर इस वीडियो का पीडीएफ भी मिल जाएगा, जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 है। और यदि आपने अभी तक आरआरबी एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जल्द ही रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि शुरू के 10,000 स्टूडेंट्स के लिए यह टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है। और बस परचेज करते समय आपको कूपन कोड 0 अप्लाई करना है, जिससे टेस्ट सीरीज आपकी बिल्कुल फ्री हो जाएगी। हम जल्द ही ग्रुप डी, बैंक पीओ, क्लर्क और एसएससी की भी टेस्ट सीरीज अपलोड करने वाले हैं। और बेस्ट व्यू रिजल्ट के लिए टेस्ट सीरीज को लैपटॉप या डेस्कटॉप में ही ऑन करें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगला क्वेश्चन है, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, राजेश गोयल को नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये फोटो में है राजेश गोयल, जिन्हें नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बात करते हैं नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की, तो इसकी स्थापना की गई थी 1998 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसके प्रेसिडेंट हैं निरंजन हीरानंदानी। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी यानी शिवदास मीणा को सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये फोटो में है शिवदास मीणा, जिन्हें सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करते हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, तो इसकी स्थापना 1974 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वह नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है, बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, इजराइल देश के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। ये फोटो में है बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इजराइल देश के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं। बात करते हैं इजराइल की, तो इजराइल देश की राजधानी है यरूशलेम। यहाँ की मुद्रा इजरायली नई शेकिल है और इजराइल जो है दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि यहूदियों के धार्मिक स्थल को मंदिर कहा जाता है और प्रार्थना स्थल को सिनेगॉग कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के धार्मिक स्थल जो है उन्हें क्या कहा जाता है। इसी प्रकार से आपको और भी पॉइंट याद रखना है कि इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है उसका नाम मोसाद है, और भारत की जो सबसे बड़ी आईटी कंपनी है जिसका नाम टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसने इजराइल देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करने की बात कही है। नेक्स्ट पॉइंट आपको और भी याद रखना है कि क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किस देश ने रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रख दिया है? तो इसका सही आंसर होगा इजराइल देश। ठीक है, इतने पॉइंट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, जुबैर इकबाल को जम्मू और कश्मीर के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह फोटो में है जुबैर इकबाल, जिन्हें जम्मू और कश्मीर बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं इसी प्रकार, तो जम्मू और कश्मीर बैंक के अध्यक्ष हैं आर के छिब्बर, याद रखना है, जिसका मुख्यालय श्रीनगर में है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड बैंक का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, गोविंदा राजुलू चिंटाला को नाबार्ड बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ये फोटो में है गोविंदा राजुलू चिंटाला, जिन्हें नाबार्ड बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। बात करते हैं नाबार्ड की, तो नाबार्ड की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। और भी कुछ जो बैंक है जैसे उनका भी मुख्यालय मुंबई में है, जैसे आपको याद रखना है HDFC, RBI है, SBI है, आपको सेबी का फुल फॉर्म याद रखना है। इसी प्रकार से इनके भी जो हेडक्वार्टर हैं वह कहाँ पर हैं? मुंबई में। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है, भारतीय इस्पात संघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी,
दिलीप ओमन को भारतीय इस्पात संघ यानी इंडियन स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये फोटो में है दिलीप ओमन, जिन्हें इंडियन स्टील एसोसिएशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने अपना नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कार्मेन रेनहार्ड को वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने अपना नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। ये फोटो में है कार्मेन रेनहार्ड, जिन्हें वर्ल्ड बैंक ने अपना जो है नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। बात की जाए अगर वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट के वॉशिंगटन डीसी में है, जिसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। और आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि सीएफओ वर्ल्ड बैंक की और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अंशुला कांत, जो कि भारत के उत्तराखंड की रहने वाली है। अब बात करते हैं हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप की। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप 5 ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर बना है, जिनमें है, याद रखना है आपको, आईबीआरडी यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, MIGA यानी मीगा मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी और ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, WHO कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर हर्षवर्धन को, जो कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। इन्हें WHO कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये फोटो में है डॉक्टर हर्षवर्धन, जिन्हें WHO बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपको WHO से कुछ और पॉइंट्स याद रखने हैं। हाल ही में जब कोरोना वायरस डिजीज फैली थी, तो अमेरिका ने WHO की फंडिंग रोक दी थी। तो इसी चीज को पूरा करने के लिए चीन ने जो है $2 बिलियन US देने की बात कही है WHO को कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए 2 साल में। साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि WHO की फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की जाती है और इसी दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 की थीम क्या थी। WHO का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, और इसके जो अध्यक्ष हैं वह टेड्रोस एडनॉम है, जो कि यूथोपिया से। इथोपिया से आपको एक पॉइंट याद रखना है कि यूथोपिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अबे अहमद अली को शांति का नोबेल प्राइज 2019 से सम्मानित किया गया है। साथ ही कुछ और पॉइंट भी याद रखना है कि चीफ साइंटिस्ट जो WHO की हैं वह हैं डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, और ये बेटी हैं किसकी? भारत के जो ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक जिन्हें कहा जाता है, उनकी बेटी MS स्वामीनाथन की ये बेटी हैं। कौन? WHO की चीफ साइंटिस्ट, जिनका नाम है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केरल उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, करुणाकरण नायर हरिपाल को केरल उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। ये फोटो में है करुणाकरण नायर हरिपाल, जिन्हें जो है केरल के उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर बात की जाए हाई कोर्ट की, तो केरला में जो हाई कोर्ट है वह कोचीन में है, और यह हाईएस्ट कोर्ट है केरला और यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी जानवी फूकन को फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। आपको इतने पॉइंट याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। ये फोटो में है जानवी फूकन, जिन्हें फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। बात करते हैं फिक्की की। तो फिक्की का फुल फॉर्म याद रखिएगा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, यानी भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, जिसके प्रेसिडेंट संगीता रेड्डी हैं, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, जिसकी स्थापना 1927 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, साई इंग वेन ने किस देश के राष्ट्रपति के तौर पर दूसरी बार शपथ ली है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, ताइवान देश के साई इन वेन ने देश के दूसरे राष्ट्रपति के तौर पर दूसरी बार शपथ ली है। ये फोटो में है साई इन वेन, जो कि
ताइवान देश की दूसरी बार राष्ट्रपति बनी हैं। बात करते हैं ताइवान की, तो ताइवान की कैपिटल ताइपेई है और यहाँ की करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर चाइना के पास में ही है और ये है ताइवान, जिसे जो है चाइना अपना जो है पार्ट मानता है, लेकिन इसे क्या कहा जाता है, चाइना ऑफ जो है ऑफिशियली कहा जाता है रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से भी जाना जाता है। चाइना के पीपल्स को कहा जाता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। आगे बढ़ते हैं, आपको अगला पॉइंट याद रखना है, टिकटॉक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी केविन मेयर को टिकटॉक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये फोटो में है केविन एन ए मेयर, जिन्हें टिकटॉक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। टिकटॉक क्या है? टिकटॉक एक चाइनीज वीडियो शेयरिंग सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन है जिसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन बाइट डांस है और इसके फाउंडर है जांग यिमिंग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आभास झा को विश्व बैंक द्वारा दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया गया है। ये फोटो में है आभास झा, जिन्हें नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात हुई है यहाँ पे दक्षिण एशियन कंट्रीज की, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कौन कौन सी दक्षिण एशियन कंट्रीज हैं, जिनमें है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका आते हैं दक्षिण एशियन कंट्री में। नेक्स्ट बात करते हैं, इन्हीं कंट्रीज को मिलाकर बनता है सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसका हेडक्वार्टर नेपाल के काठमांडू में है। इसकी जो सेक्रेटरी जनरल हैं वह एस्ला वीराकून श्रीलंका की हैं और इसकी स्थापना की गई थी 1985 में। ये सारे देश है मेंबर स्टेट्स जो हैं 8, यानी कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, वोडाफोन समूह के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जीन फ्रैंकोइस वैन बॉक्समेकर को वोडाफोन समूह के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये हैं ओवरऑल की बात की जाए अगर, तो उसके नए अध्यक्ष ये बनाए गए हैं। हम ये हैं जीन फ्रैंकोइस वॉन बॉक्समेकर। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, इसी से जुड़े हुए। तो ओप्पो कंपनी ने 5G अपनाने के लिए वोडाफोन के साथ समझौता किया है। अगर हम वोडाफोन की बात करें तो यह एक ब्रिटिश टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जिसके CEO हैं निक रीड और इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड किंगडम के लंदन में है। अब बात करते हैं वोडाफोन इंडिया की। तो वोडाफोन इंडिया क्या है, वोडाफोन में वोडाफोन और आइडिया का मर्जर किया गया है और इसे जो है वोडाफोन इंडिया के नाम से अगर जाना जाए तो यहाँ पर वोडाफोन इंडिया के CEO हैं रविंद्र टक्कर। और आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि वोडाफोन आइडिया ने पेटीएम कंपनी के साथ मिलकर रिचार्ज साथी कार्यक्रम को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, मार्कोस ट्राइजो को न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये फोटो में है मार्कोस ट्राइजो, जिन्हें न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें अगर न्यू डेवलपमेंट बैंक की तो इसे ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है, आपको ये याद रखना है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वह चाइना के शंघाई में। इसकी स्थापना 2014 में की गई थी। इसे क्या बताया मैंने कि ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है। ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो ब्राजील, रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका है। और ब्रिक्स समिट इसी प्रकार याद रखना है कि ब्रिक्स समिट 2020 का आयोजन रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, SN राजेश्वरी को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। ये फोटो में है SN राजेश्वरी, जिन्हें ओरिएंटल बैंक के नए CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करते हैं ओरिएंटल बैंक की, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, इसकी जो ओनर हैं, मालिक हैं, वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। नई दिल्ली इसका मुख्यालय और इसकी स्थापना 1947 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, IOC ने ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य किसे बनाया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी नरेंद्र बत्रा को ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य बनाया है IOC ने। ये फोटो में है नरेंद्र बत्रा, जिन्हें IOC ने नेशनल चैनल कमीशन का सदस्य बनाया है। और ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH के प्रमुख भी हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं IOC की। तो IOC की अगर बात हुई, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति,
तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लॉसेन में है। इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बॉक। आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि 2020 में अब जो समर ओलंपिक होने थे उनका आयोजन 2021 में कर दिया गया है, जिन्हें जापान के टोक्यो में आयोजित किया जाएगा। अब पॉइंट याद रखने हैं कि इसी प्रकार से कुछ खेल जो प्रतियोगिताएं हैं उनका आयोजन कहाँ किया जा रहा है और कब किया जा रहा है, ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। जैसे 2024 का जो समर ओलंपिक है उसका आयोजन फ्रांस के पेरिस में किया जाएगा। 2028 का जो समर ओलंपिक है वह यूएसए के लॉस एंजलिस में किया जाएगा। 2022 का जो विंटर ओलंपिक है उसका आयोजन चाइना के बीजिंग में किया जाएगा और 2026 का जो विंटर ओलंपिक है उसे इटली के मिलान में किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर श्रीलेखा किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी बनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी यानी केरल राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी के रूप में आर श्रीलेखा को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। ये फोटो में है आर श्रीलेखा जो कि केरल की पहली महिला आईपीएस अधिकारी भी हैं। अगला क्वेश्चन है, थियरी डेलापोर्ट को किस कंपनी का नया सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विप्रो की जो है नए सीईओ और एमडी के रूप में थियरी डेलापोर्ट को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। ये फोटो में है थियरी डेलापोर्ट जिन्हें विप्रो के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें विप्रो की, इसके अध्यक्ष ऋषद प्रेम जी हैं और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। आपको कुछ और जो है भारत की आईटी कंपनियों के नाम याद रखने हैं। टॉप की अगर हम बात करें तो टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जिसके सीईओ हैं राजेश गोपीनाथन, हेडक्वार्टर मुंबई में है। आगे बढ़ते हैं। इन्फोसिस की बात करें तो इसके सीईओ हैं सलिल पारेख, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज की बात करें तो सीईओ हैं इसके सी विजय कुमार, इसके हेडक्वार्टर जो है नोएडा में है। अगला है टेक महिंद्रा, इसके जो सीईओ हैं वह सीपी गुरनानी हैं और इसका हेडक्वार्टर पुणे में है। तो आपको इतनी जो टीसीएस कंपनियां और इसके हेडक्वार्टर है वो भी याद रखने हैं। नेक्स्ट है जीपी मॉर्गन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लियो पुरी को जेपी मॉर्गन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ये फोटो में है लियो पुरी जिन्हें जो है साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया कम जो है उसका नया अध्यक्ष बनाया गया है। जेपी मॉर्गन की बात करें अगर हम तो जेपी मॉर्गन एक जो है अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक और फाइनेंस सर्विस होल्डिंग कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है। अब बात करते हैं हम साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज की। तो साउथ एशिया की अगर हम बात करें तो इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका आते हैं जो कि शार्क देशों की कंट्रीज है। और अगर हम बात करें साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज की तो इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, कंबोडिया और ब्रुनोई आते हैं। तो आपको ये नाम भी याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केप जेमिनी समूह के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एमान इज्जत को कैप जेमिनी समूह के नए कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ये फोटो में है एमान इज्जत जिन्हें केप जेमिनी समूह के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें अगर केप जेमिनी की तो इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है। अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है, इंडिगो के नए स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वेंकट रमनी सुमंत्रन को इंडिगो के नए स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये फोटो में है वेंकट रमन सुमंत्रनी जिन्हें इंडिगो के नए स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वी एडमिरल जी एम हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 किसे प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को वी एडमिरल जीएम हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। ये फोटो में है एडमिरल अक्षय कुमार जिन्हें वी एडमिरल जी एम हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया है। यह जो ट्रॉफी किसे प्रदान की जाती है तो इस ट्रॉफी को युद्धकाल विशेषज्ञता कोर्स यानी वॉरफेयर स्पेशलाइजेशन कोर्स के दौरान रणनीति में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अधिकारी को प्रदान की जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, साल 2019 का अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वाइस एडमिरल विनय वधवार को साल 2019 का अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये फोटो में है वाइस एडमिरल विनय वधवार। आगे बात करते हैं इनके बारे में। तो ये विनय वधवार जो हैं वह भारतीय नौसेना जल सर्वेक्षण के
मुख्य जल सर्वेक्षक यानी हाइड्रोग्राफर हैं और उन्होंने यह पुरस्कार भारतीय जल सर्वेक्षण और हिंद महासागर क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए जीता है। इस पुरस्कार को यूके के रक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में प्रतिष्ठित NYIPLA इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए राजीव जोशी को वर्ष 2020 में प्रतिष्ठित NYIPLA इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है। ये फोटो में है राजीव जोशी, जिन्हें इन्वेंटर ऑफ द अवार्ड के लिए चुना गया है। बात करते हैं यह पुरस्कार क्यों दिया गया, तो इन्हें यह पुरस्कार जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेसिटी को बेहतर बनाने और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को आगे बढ़ाने के योगदान के लिए दिया गया है। बात की जाए अगर कि NYIPLA क्या है, तो यह है कि न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन है। बात यहाँ पे न्यूयॉर्क की आई है, तो न्यूयॉर्क में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है क्या एक कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर, जिसकी बात हम करें तो IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन, इसका हेडक्वार्टर यहीं पर है यूनाइटेड स्टेट के न्यूयॉर्क में, और इसके CEO हैं अरविंद कृष्णा। कुछ और पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे हाल ही में जो अवार्ड दिए गए इनकी अगर हम बात करें तो वर्ष 2020 का यंग करियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी IIT बॉम्बे के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को दिया गया। निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 जो है IIT मद्रास के प्रोफेसर थपिल प्रदीप को दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए पहली बार इंडियन आर्मी के किस महिला ऑफिसर को चुना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मेजर सुमन गवानी को संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है, जो कि पहली भारतीय ऑफिसर महिला हैं जो इंडियन आर्मी से हैं। ये फोटो में है मेजर सुमन गवानी, जिन्हें UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है। और बात करते हैं इनके बारे में, तो मेजर सुमन गवानी को संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत दक्षिणी सूडान में तैनात किया गया था और उन्हें यहाँ पर शांति बहाल करने के लिए जो है तैनात किया गया था और उन्होंने यह अपना मिशन बहुत अच्छी तरह से निभाया है। मेजर सुमन गवानी के साथ ही ब्राजील के सैन्य अधिकारी कमांडर कार्ला मोंटेiro डी कास्ट्रो अरुजो को भी यह पुरस्कार जो है 29 मई को संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दिया गया। आपको ये पॉइंट याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आई है यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र की। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को, जिसका मुख्यालय संयुक्त राज्य के न्यूयॉर्क में है। इसके जो महासचिव हैं वह हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल से हैं, और इसके सदस्य देशों की संख्या है 193। अब कुछ उपवाद के रूप में ताइवान, वेटिकन और फिलिस्तीन है। ये क्या है? ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में संयुक्त राष्ट्र ने इन्हें रखा है। ऑब्जर्वर स्टेट क्या है? यह स्वतंत्र देश नहीं है। इन्हें जो संयुक्त राष्ट्र है उसने सभी अधिकार नहीं दे रखे हैं। ये किसी के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं, किसी के साथ अपने व्यापार नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे जो कुछ कंट्रीज हैं इन्हें जो है ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में संयुक्त राष्ट्र ने घोषित कर रखा है। संयुक्त राष्ट्र की जो आधिकारिक भाषा है वह 6 भाषाएं आधिकारिक हैं। उनमें है अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी आती हैं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टोफ मैरिक्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए यानी क्वारेशा अब्दुल करीम को क्रिस्टोफ मैरिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब यह फोटो में है क्वारेशा अब्दुल करीम, जिन्हें जो है यह पुरस्कार दिया गया है। और ये कौन है? तो ये दक्षिण अफ्रीकी HIV शोधकर्ता हैं। आपको इतने पॉइंट भी याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। यह पुरस्कार क्यों दिया गया है? अगर हम बात करें इसकी, तो यह पुरस्कार क्रिस्टोफ मैरिक्स पुरस्कार फ्रांस में विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला शीर्ष पुरस्कारों में से एक है। आपको यहाँ से यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रिस्टोफ पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो फ्रांस देश के द्वारा दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, G20 वर्चुअल व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पीयूष गोयल ने G20 वर्चुअल व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत का प्रतिनिधित्व किया। बात करें इस कॉन्फ्रेंस के बारे में, तो सऊदी अरब में इसका आयोजन किया गया और इसकी अध्यक्षता सऊदी अरब के द्वारा की गई, जो कि G20 वर्चुअल ट्रेड एंड
इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल बैठक के नाम से जानी गई है। साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि G20 क्या है, G20 सरकारों व केंद्रीय बैंकों का एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है, यानी 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन का एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है और इसमें विश्व की सभी बड़ी जो है अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। आगे बात करते हैं कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं। तो ऑस्ट्रेलिया, जो 19 कंट्रीज हैं उनकी बात करें अगर, तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, अर्जेंटीना, ब्राजील, मैक्सिको, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, इंडोनेशिया, जापान और साउथ कोरिया आते हैं इन 19 कंट्रीज के अंतर्गत। और जो यूरोपियन यूनियन है उसके अंतर्गत 54 कंट्रीज आती हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात हुई है G20 की, तो G20 से आपको याद रखना है कि G20 शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन जापान के ओसाका में किया गया। G20 शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन सऊदी अरब के रियाद में किया गया। अभी जैसे बात की गई इसकी, G20 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन जो है इटली के बारी में किया जाएगा और G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया जाएगा। अब बात करते हैं इस G7 की, जो कि G20 से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। G20 का जो है भारत सदस्य देश है, लेकिन G7 का भारत सदस्य देश नहीं है। इसमें सदस्य कौन कौन से हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट आते हैं। अब आपको कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के नाम याद रखने हैं जिनमें भारत सदस्य मेंबर के रूप में, एक्टिव मेंबर के रूप में कार्य है, जैसे UN यानी यूनाइटेड नेशंस, नॉन अलाइंड मूवमेंट, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, SCO संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, G20 जैसा कि अभी बताया, 20 मेजर इकोनॉमिक कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस कंट्रीज हैं। आगे बढ़ता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है एपेक यानी साउथ एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, FATF की बात करें तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, वासेनार ग्रुप और बिम्स्टेक यानी द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। अब बात करते हैं भारत किन का मेंबर नहीं है, तो अगर हम इसकी बात करें तो UNSC, NSG, G7 ग्रुप, आसियान कंट्रीज और नाटो, भारत इनका जो है मेंबर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का ऐलान किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी छत्तीसगढ़ राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने की जो है ऐलान किया है। इस योजना की बात की जाए तो इसके तहत जो है 2019 में जो भी खरीफ की फसलें पंजीकृत की गई या उपार्जित रकबे के आधार पर उनमें धान, मक्का और जो गन्ने की फसल है उसके लिए 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से किसानों को सहायता अनुदान की राशि उनके खातों में हस्तांतरित की जाएगी। बात आई है यहाँ छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ से याद रखना यहाँ के राज्यपाल अनुसुईया उइके, यहाँ के जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और यहाँ की कैपिटल है बिलासपुर। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम क्वारंटाइंड सिटी किसने लिखी है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए यानी फांग फांग ने वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम क्वारंटाइंड सिटी लिखी है। ये फोटो में है फांग फांग, जिन्होंने वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइंड सिटी पुस्तक को लिखा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति ने सुपर अर्थ नाम के अगला क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ नाम के नए ग्रह की खोज की है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी यानी न्यूजीलैंड देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ नाम के ग्रह की खोज की है। इसके बारे में बात करें तो यह जो ग्रह है यह पृथ्वी की तरह ही, मतलब मनुष्य के लिए जितनी आवश्यक जो परिस्थितियां हैं वह सभी मौजूद हैं, और जो सुपर अर्थ है वह पृथ्वी के आकार का भी है और परिक्रमा दूरी भी समान है, लेकिन यह पृथ्वी से जो है 111 प्रकाश वर्ष दूर है, इसलिए मनुष्य के लिए वहां तक पहुंचना काफी मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किस देश के शोधकर्ताओं ने ट्विटर के माध्यम से एक नए परजीवी कवक प्रजाति की खोज की है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी यानी डेनमार्क देश के शोधकर्ताओं ने ट्विटर के माध्यम से एक नए परजीवी कवक प्रजाति की खोज की है। इसका आपको बता दें तो जो वैज्ञानिक है, जीव वैज्ञानिक एना रेबोलेरिया ने हैं, उनके सहकर्मी क्लिक के द्वारा एक ट्वीट लिखा गया, उसमें उत्तरी अमेरिकी कनखजूरे की तस्वीर पर छोटे छोटे डॉट्स देखे गए और उसे उन डॉट्स को जो है और अन्य कनखजूरों पर ही ऐसे डॉट्स थे उनसे मिलाया गया, तो इसका नाम रखा गया, इस कवक का नाम रखा इन्होंने ट्रोग्लोमिथस
ट्विट्री रखा है उन्होंने इस कवक का नाम, जो कि नया परजीवी कवक खोजा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने गोल्ड लोन से जुड़ा एक विशेष व्यवसाय शुरू किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, केनरा बैंक ने गोल्ड लोन से जुड़ा एक विशेष व्यवसाय शुरू किया है। इसकी बात अगर हम करें तो जून 30 2020 तक जो है 7.85 वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए गोल्ड लोन की सुविधा शुरू की गई है। कोविड-19 महामारी के कारण ग्राहकों को वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए केनरा बैंक के द्वारा, केनरा बैंक की बात करें तो इसका मुख्यालय कर्नाटक बेंगलुरु में है। इसके जो अध्यक्ष हैं टी एन मनोहरन है, इसके एमडी और सीईओ हैं लिंगम वेंकट प्रभाकर। आगे बात करते हैं, केनरा बैंक का जो 1 अप्रैल 2020 से सिंडिकेट बैंक में विलय हो गया है। अगला क्वेश्चन है, स्मार्टफोन कंपनी ओप्पो ने 5G अपनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी वोडाफोन के साथ जो है ओप्पो कंपनी ने 5G अपनाने के लिए जो है समझौता किया है। ओप्पो की अगर हम बात करें तो ओप्पो एक चाइनीज मोबाइल कम्युनिकेशन कंपनी है और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत 5 मोबाइल कंपनियां आती हैं, जैसे कि ओप्पो है, वन प्लस, रियलमी, वीवो और IQOO आते हैं। और के जो है सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वर्ल्ड में, सैमसंग के बाद में। 5G नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो 5G नेटवर्क कवरेज वाला दुनिया का पहला शहर जो है चीन का संघाई है। लेकिन अगर पूछा जाए कि 5G नेटवर्क कवरेज शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है, तो इसका सही आंसर है साउथ कोरिया। अब आपको याद रखना है वोडाफोन के बारे में, तो वोडाफोन एक ब्रिटिश टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जिसके सीईओ निक रीड और इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड किंगडम के लंदन में है। वोडाफोन इंडिया की बात की जाए तो वोडाफोन इंडिया में क्या है, वोडाफोन और आइडिया मर्ज है, जिसके संयुक्त रूप से जो सीईओ हैं वह रविंद्र टक्कर हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य से गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान को शुरू किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने जो है प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया है राज्य से गुजरने वालों के लिए। साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि इस अभियान के तहत जो नंगे पांव जा रहे हैं मजदूर, उन्हें जूते और चप्पल दिए जाएंगे ताकि उन्हें दर्द कम हो। आगे बढ़ते हैं, कुछ मध्य प्रदेश से जुड़े कुछ और पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मवीर पदक प्रदान करने की बात कही है। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में 30 दिनों तक सेवा करने वाले सभी पुलिसकर्मियों को मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने जो है देश की पहली FIR आपके द्वारा योजना को शुरू किया है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने ही संजीवनी नामक वाहन को भी शुरू किया है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार पहला राज्य है जो कि स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध करा रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर जीवन अमृत योजना की शुरुआत की गई है। शरीर को विभिन्न बीमारियों से लड़ने के लिए एक काढ़ा तैयार करके दिया जा रहा है, जिससे जो है शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली जो है तेज होगी, सही होगी। आगे की बात करें तो जीवन शक्ति योजना की भी शुरुआत की गई है। यह शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को घर पर उनके द्वारा बनाए गए प्रत्येक मास के लिए 11 रुपये दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश जो है भारत में सबसे अधिक वनाच्छादित जो है क्षेत्र कवर करता है और मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा बाघों की संख्या भी है। दूसरी बात अगर की जाए तो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर 2020 की जो स्वच्छता सूची आई है 2020 की भारत की, उसमें जो है शहरों में इंदौर नंबर 1 पर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में गेंद चमकाने के लिए लार के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश किसने की है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, यानी ICC क्रिकेट समिति ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में गेंद को चमकाने के लिए लार के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। ICC क्या है उसकी बात करें तो उससे पहले हम आपको बता दें कि यह प्रतिबंध क्यों लगाया जा रहा है। तो स्विंग गेंदबाजी में इस्तेमाल किए जाने के लिए प्रयास पर जो है यह सिफारिश इसलिए लगाई कि जो कोविड-19 के जोखिम के कारण जो क्रिकेट और रोमांच को बनाए रखा जाए, इस वजह से जो है इस प्रतिबंध को लगाने की मांग की गई है ICC के द्वारा। ICC की बात करें तो यह एक क्रिकेट काउंसिलिंग बॉडी है जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, इसकी फुल फॉर्म। अध्यक्ष हैं इसके शशांक मनोहर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं मनु साहनी और इसका जो मुख्यालय है वह संयुक्त अरब अमीरात में है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक कौन बना है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यानी कोटक महिंद्रा बैंक वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बना है। कोटक महिंद्रा बैंक की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत जो बचत खाता खोलने वाले ग्राहक हैं उनके लिए KYC की सुविधा रखी गई है और यह पहला बैंक बना है जिसके द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। हस्ताक्षर बिना किसी संपर्क के बैंक के प्रतिनिधि द्वारा वीडियो कॉल के माध्यम से इसे पूरा किया जा सकता है। बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की, तो यह प्राइवेट बैंक है जिसके
जो प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदय कोटक हैं और इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य के अस्पतालों में जन्म लेने वाली नवजात बालिकाओं के लिए इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम शुरू किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी राजस्थान राज्य सरकार ने राज्य के अस्पतालों में जन्म लेने वाली नवजात बालिकाओं के लिए इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण किया है। अब इसके बारे में बात करें तो आपको पता होगा कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे पुराने कपड़े में लपेट कर रखा जाता है, जिससे उसकी गर्माहट बनी रहे, उसके इन्फेक्शन ना हो। लेकिन इसको खत्म करने के लिए जो है पुराने कपड़ों में पहले लपेटा जाता है, लेकिन इस चीज को खत्म करने के लिए सरकार ने क्या है, इन्फेक्शन से होने वाले खतरे को खत्म करने के लिए नवजात को हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए इस किट को जारी किया है। आगे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश में बुंडेसलीगा फुटबॉल लीग कोविड 19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा जो है खेल इवेंट बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी जर्मनी देश का जो बुंडेसलीगा फुटबॉल लीग है वह कोविड 19 के बाद फिर से शुरू होने वाला दुनिया का जो है पहला बड़ा खेल इवेंट बना है। बात करते हैं इसके बारे में, तो यह प्रसिद्ध फुटबॉल लीग जो है कोविड 19 के बाद दोबारा शुरू हो रहा है और यह प्रमुख खेल स्पर्धा बन गई है। हालांकि बुंदेसलीगा में जो यह खेल है, ये फुटबॉल लीग है, इसे दर्शकों के बिना ही खेला गया। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने लॉन्च की है नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल एप्लीकेशन को? तो उसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जो है नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। अब इस एप्लीकेशन के बारे में बात करें क्या है, तो यह एप्लीकेशन जेईई मेंस, नीट जैसी जो परीक्षाएं हैं और उनके जो उम्मीदवार हैं उन्हें मॉक टेस्ट देने में मदद करेगी। इसके द्वारा जो भी संस्थान है बंद पड़े हैं और इसके लिए जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, इसके लिए उन्हें इसके लिए मदद मिलेगी। बात करें अगर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री की, तो रमेश पोखरियाल निशंक है। आपको मानव संसाधन मंत्रालय से कुछ और भी पॉइंट याद रखने हैं। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने माई बुक माई फ्रेंड अभियान को शुरू किया था, जिसके तहत लॉकडाउन के दौरान जो छात्र हैं उनसे कहा गया था कि वे अपनी मनपसंद किताबें पढ़ें और उन्हें शेयर करें सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ। साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि मानव संसाधन मंत्रालय ने जो स्टे होम इंडिया विद बुक्स पहल भी लॉन्च की है। किसके साथ मिलकर? नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ मिलकर। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जो है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के साथ मिलकर कोविड 19 से निपटने के लिए समाधान चैलेंज ऑनलाइन चैलेंज को भी शुरू किया है। इस चैलेंज के माध्यम से जो फैकल्टी हैं और स्टूडेंट्स हैं उन्हें नए प्रयोग और नई खोज करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। अगला पॉइंट आता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ही आई गॉट पोर्टल को भी लॉन्च किया है। आई गॉट की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, यानी कि एकीकृत सरकार ऑनलाइन प्रशिक्षण, जिसके माध्यम से जो फ्रंट लाइन कर्मचारी हैं कोविड 19 के खिलाफ जो लड़ रहे हैं, जिनमें नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, स्वच्छता कार्यकर्ता, टेक्नीशियन आदि आते हैं, उन्हें ऑनलाइन जो है इसके प्रशिक्षण दिया जाएगा और बताया जाएगा कि कौन कौन से आपको सुरक्षात्मक उपाय अपनाने हैं। आगे बढ़ते हैं। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ही भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान को भी शुरू किया है, जिससे जो है भारत की जो ऑनलाइन शिक्षा परिस्थिति है उसमें सुधार किया जाएगा। अगला पॉइंट आता है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने युक्ति वेब पोर्टल को भी लॉन्च किया है। युक्ति की अगर हम बात करें तो यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि शैक्षणिक समुदाय को शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से जो है स्वस्थ रखना है और गुणवत्ता बनाए रखना है अध्ययन की। अगला क्वेश्चन है कि सुपर चक्रवात अम्फान से प्रभावित राज्य कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल और ओडिशा सुपर चक्रवात अम्फान से प्रभावित राज्य हैं। अम्फान जो नाम दिया गया है वह दिया गया है थाईलैंड के द्वारा, जिसका मतलब होता है आसमान। अगला क्वेश्चन आता है, किस देश ने भारत के लिपुलेखा, कालापानी, लिम्पियाधुरा को अपने क्षेत्र में दर्शाते हुए नया मानचित्र जारी किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यानी नेपाल देश ने भारत के लिपुलेख, कालापानी, लिम्पियाधुरा को अपने क्षेत्र में दर्शाते हुए नया जो है मानचित्र जारी किया है। बात करते हैं इसके बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर है नेपाल, ये नेपाल आता है और जो 3 क्षेत्रों की बात की जा रही है वो उत्तराखंड में कुछ यहाँ पर हैं। अब हम आपको जूम करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर है वो डिस्प्यूटेड एरियाज हैं जिन्हें नेपाल ने अपने क्षेत्र में दिखाया जाए है, जिन्हें कालापानी रीजन है, लिम्पियाधुरा है, ये सभी चीज़ें हैं और जो कि उत्तराखंड के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, बात करते हैं इसके बारे में। तो
जो नेपाल सरकार है उन्होंने इसका जो राजनीतिक और प्रशासनिक नक्शा भी जारी कर दिया है, संसद ने पास भी करा दिया गया है। और इसका जो एरिया है टोटल वह 395 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत को अपना बताते हुए उन्होंने इसका नक्शा जो है पास करवा दिया है। बात करते हैं अगर नेपाल की, तो यहाँ की जो राजधानी है वह काठमांडू, विद्या देवी भंडारी जो राष्ट्रपति हैं यहाँ के और प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। और सार्क का जो हेडक्वार्टर है वह भी कहाँ पर है, नेपाल में ही है, काठमांडू में। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में दीदी वाहन सेवा शुरुआत की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश राज्य में जो है दीदी वाहन सेवा की शुरुआत की गई है। इसकी अगर बात करें तो यह योजना किसके लिए, तो ग्रामीण महिलाओं के द्वारा यह शुरू किया गया है और इसका मुख्य काम जो है ग्रामीण महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रसव के लिए शुरू किया गया है इसे। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए $2 मिलियन की सहायता राशि दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी यानी भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए $2 मिलियन की सहायता राशि देने की बात की है। अब यह भारत ने इन्हें $2 मिलियन की राशि क्यों दी है, इसकी बात अगर करें तो 1948 में अरब और इजराइल का जो युद्ध हुआ था, इसके अंतर्गत जो है इजराइल और जो फिलिस्तीन है इनका युद्ध हुआ था, जिसे अरब इजराइल के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसके दौरान लाखों फिलिस्तीनी जो हैं बेघर हो गए थे, उनके पास कोई कामकाज कोई रोजगार नहीं था। तो इस चक्कर में जो है भारत जो है इनकी हर साल किसी ना किसी तरह से इनकी मदद करता है एक समझौते के तहत। और ये जो मदद की जाती है संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी के माध्यम से की जाती है। इस बार हम बात करते हैं कि फिलिस्तीन जो है वह जो प्रॉब्लम आ रही है क्यों आ रही है, तो यह नक्शा जो देख रहे हैं आप यहाँ से यहाँ तक ये आता है इजराइल, और इजराइल के अंतर्गत जो ये आता है यहाँ पर ये वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी, इसे मिलाकर जो है पैलेस्टीन, यानी इंग्लिश में पैलेस्टीन और हिंदी में जो है फिलिस्तीन कहा जाता है। इसी मुद्दे को लेकर इसी देश एरिया को लेकर बात हो रही है कि इजराइल इस एरिया को अपना मानता है, लेकिन जो पैलेस्टीन है वह इसे अलग स्वतंत्र राज्य मानता है। और क्या है अब क्या है इजराइल इसके ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है और वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी इसे जो है संयुक्त देश जो है घोषित नहीं किया गया, स्वतंत्र देश घोषित नहीं किया गया। तो इसलिए यहाँ पर भुखमरी और गरीबी के बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब है। इसी वजह से यहाँ पर जो भारत है या कोई देश है हर साल किसी ना किसी माध्यम से इनकी मदद करता रहता है। तो आगे बढ़ते हैं, अब बात आ गई फिलिस्तीन की। तो फिलिस्तीन आपको याद रखना है कि यहाँ की कैपिटल ईस्ट जेरूसलम और रामल्ला है तथा यहाँ के प्रेसिडेंट है मोहम्मद अब्बास और प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद सत्याह। संयुक्त राष्ट्र और निर्माण एजेंसी की बात हुई है तो इसकी भी याद रखना है कि इसका जो मुख्यालय है वह जॉर्डन के अम्मान में है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी यानी बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी के लिए जो है समझौता किया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस की। तो यह एक क्या है प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है जिसके जो सीईओ है वह तपन सिंघल और इसका हेडक्वार्टर पुणे में है। बात आई अगर फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट के जो हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, इसके सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति, फाउंडर सचिन बंसल और बिन्नी बंसल हैं। इसकी सब्सिडरीज जो और भी कंपनियां हैं उनकी अगर बात करें तो मिंत्रा, एकार्ट और फोन पे हैं। साथ ही आपको याद रखना है कि फ्लिपकार्ट की जो पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वह वॉलमार्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में मी अन्नपूर्णा पहल को शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र राज्य में मी अन्नपूर्णा पहल को शुरू किया गया है। और इस पहल की बात करें तो इस पहल के द्वारा जो कृषक समुदाय हैं उन्हें जो है ऊपर उठाने की बात की गई है, उनकी आय को बढ़ाने की बात की गई है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस पॉलिसी को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है रेलवे ने पहला 12,000 हॉर्स पावर वाला इंजन WAG-12 चलाया है। यह इंजन कहाँ बनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन है मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री में इस इंजन को बनाया गया, जो कि 12,000 हॉर्स पावर का है और रेलवे का पहला इंजन है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो रेलवे का जो ये पहला इंजन 12,000 हॉर्स पावर का है, इसे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव WAG-12 का परिचालन शुरू किया गया है और इसे नंबर दिया गया है, इंजन को 60027 नंबर दिया गया है और नाम दिया गया है WAG-12। इस का निर्माण जो है बिहार के मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री में किया गया है और भारत स्वदेशी रूप से ज़्यादा हॉर्स पावर वाला लोकोमोटिव निर्माण करने की प्रतिष्ठित क्लब में शामिल होने वाला छठा देश बन गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पुस्तक जो है होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लान्स किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि रस्किन बॉन्ड्स के द्वारा पुस्तक जो लिखी गई है
होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। इस पुस्तक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरूर याद रखिएगा। ये फोटो में है रस्किन बॉन्ड, जिनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किस आईआईटी ने अल्जाइमर के कारण स्मृति हानि को रोकने के लिए नए तरीके की खोज की है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए यानी आईआईटी गुवाहाटी ने अल्जाइमर के कारण स्मृति हानि को रोकने के लिए नए तरीके की खोज की है। बात करते हैं इस खोज के बारे में। पहले हम बात करते हैं अल्जाइमर के बारे में। तो अल्जाइमर क्या है? तो अल्जाइमर रोग जो है भूलने वाला एक रोग है, जिसका नाम अलोइस अल्जाइमर पर रखा गया है, जिसने सबसे पहले इसका विवरण दिया था। और इस बीमारी के लक्षणों की अगर बात की जाए तो याददाश्त की कमी हो जाना, निर्णय ना ले पाना, बोलने में दिक्कत आना आदि शामिल है, और बीमारी का फिलहाल कोई इलाज नहीं है। अब बात करते हैं गुवाहाटी से जुड़े कुछ पॉइंट्स की, यानी कि 2020 का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था वो गुवाहाटी में किया गया था। 2020 के जो फिल्म फेयर पुरस्कारों की सेरेमनी का आयोजन किया गया था वह भी गुवाहाटी में किया गया था। अब बात करते हैं हम कुछ और क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आता है, केंद्र सरकार ने किस मंदिर के पूर्ण सौरकरण के लिए एक योजना की शुरुआत की है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पकोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। केंद्र सरकार ने पूर्ण सौरीकरण यानी कंप्लीट सोलराइजेशन के लिए एक योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत इस मंदिर के शहर को, इस सूर्य मंदिर शहर को सूर्य नगरी के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है। अब बात करते हैं इस मंदिर के बारे में। तो इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में कराया गया था और पूर्वी गंगा वंश के राजा नरसिंह देव वर्मन प्रथम के द्वारा कराया गया था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। इसका निर्माण पूर्वी गंगा वंश के राजा नरसिंह देव वर्मन प्रथम के द्वारा कराया गया था और यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित है। साथ ही साथ यह मंदिर जो है यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है। आगे याद रखिएगा कि भारत के प्रमुख मंदिर कौन कौन से। तो भारत के प्रमुख मंदिर और वह किस शहर या किस राज्य में है स्थित, उनके भी नाम याद रखने। अक्षरधाम मंदिर नई दिल्ली में है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में। श्री सिद्धि विनायक मंदिर महाराष्ट्र के मुंबई में। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। सूर्य मंदिर अभी जिसकी बात की गई ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, उड़ीसा के कोणार्क में है। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में। हजाराराम मंदिर कर्नाटक के हम्पी में। विरूपाक्ष मंदिर पहल कर्नाटक के पट्टकल में है। साथ ही स्वर्ण मंदिर की बात की जाए जिसे दरबार साहिब भी कहा जाता है, पंजाब के अमृतसर में। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के मदुरई में है। सोमनाथ मंदिर सोमनाथ गुजरात में है। सबरीमाला मंदिर केरल के पथानमथिट्टा में है। दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान के माउंट आबू में है और कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी में स्थित है। तो आपको यह भी याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ऑयल इंडिया लिमिटेड को किस राष्ट्रीय उद्यान के नीचे अपनी अन्वेषण परियोजना के लिए पर्यावरण से मंजूरी मिली है? तो इसका जो सही आंसर आता है वह है ऑप्शन सी एकदम सही आंसर है कि डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान में ऑयल इंडिया लिमिटेड को जो है अपनी अन्वेषण परियोजना के लिए पर्यावरण के द्वारा मंजूरी मिली गई है, पर्यावरण विभाग के द्वारा। आपको यह भी याद रखना है कि इसके नीचे जो है प्रमुख अन्वेषण कार्य किए जाएंगे, यानी एक्सप्लोरेशन कार्य किए जाएंगे। बात की जाए अगर ऑयल इंडिया लिमिटेड की, तो इसका हेडक्वार्टर असम के डिब्रूगढ़ में है और इसके चेयरमैन तथा एमडी हैं सुशील चंद्र मिश्रा। आपको कुछ और यहाँ के फेमस जो हैं असम के फेमस नेशनल पार्क उनके नाम याद रखने हैं। तो है मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ऑरेंज नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क और कांजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस हैं और इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है। आपको असम से ही एक नाम और याद रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हैं जादव पायेंग, जिन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक पर्यावरणविद हैं और स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। साथ ही कॉमनवेल्थ के पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है, एयरटेल ने अफ्रीका में कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए किस संस्था के साथ हाथ मिलाया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी यूनिसेफ के साथ एयरटेल ने अफ्रीका में कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए हाथ मिलाया है। इनका कार्य क्या है? तो इनका कार्य है जो परिवार और बच्चे हैं कोविड-19 से प्रभावित, उनके लिए एक भागीदारी का कार्यक्रम है और इसके द्वारा जो है उन्हें दूरस्थ शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने के लिए मोबाइल नगद हस्तांतरण के माध्यम से उनके परिवारों को नगद सहायता पहुंचाना है। साथ ही आपको यह भी याद रखना है, अगर बात हुई यहाँ पे एयरटेल की, तो इसे क्या है भारतीय एयरटेल के नाम से जानते हैं आप। सीईओ गोपाल विट्ठल और इसके जो फाउंडर हैं सुनील भारती मित्तल है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। यूनिसेफ की बात हुई है तो इसकी फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। और
इसका जो हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट के न्यूयॉर्क में है। इसके जो हेड हैं वह हेनरिटा एच फोर है और इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए यानी नाओमी ओसाका दुनिया की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी बनी है। ये फोटो में है नाओमी ओसाका जो कि दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी बनी है। अगर इनकी बात की जाए तो यह लिस्ट जारी की गई है फोर्ब्स के द्वारा और फोर्ब्स की 100 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट यानी महिला खिलाड़ियों की बात की गई है तो उसमें नाओमी ओसाका दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बनी है। उन्होंने पिछले साल 284 करोड़ रुपए कमाए थे और सेरेना विलियम दूसरे नंबर पर हैं जो कि 273 करोड़ रुपए उन्होंने कमाए थे। आपको और भी याद रखना है कि फोर्ब्स की द्वारा जो सर्वाधिक कमाई करने वाले पुरुषों की लिस्ट जारी की गई उसमें रॉजर फेडरर नंबर 1 पर है और इन्होंने जो कमाई की थी वह 802 करोड़ रुपए की कमाई की थी पिछले साल। यह रॉजर फेडरर की बात करें तो यह स्विट्जरलैंड के टेनिस प्लेयर हैं। अगला पॉइंट आता है, अगला पॉइंट है कि इस लिस्ट में एकमात्र क्रिकेटर और एकमात्र भारतीय बने हैं विराट कोहली जिन्हें 66वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब आपको टॉप टेनिस प्लेयर के नाम याद रखने हैं। रॉजर फेडरर जो कि स्विट्जरलैंड के हैं, नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं, राफेल नडाल स्पेन के हैं, एंडी मरे ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया के हैं, डोमिनिक थिएम। साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि सेरेना विलियम्स संयुक्त राज्य अमेरिका के, मारिया शरापोवा रूस की हैं, सिमोना हालेप रोमानिया की हैं, लियांका एंड्रेस्कू जो है कनाडा की हैं और एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलियन है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ऑर्डर मी मोबाइल ऐप किस कंपनी ने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पतंजलि ने ऑर्डर मी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। बात करते हैं पतंजलि की तो पतंजलि एक आयुर्वेदिक कंपनी है और इसके फाउंडर जो है आचार्य बालाकृष्णन है। ब्रांड एम्बेसडर बाबा रामदेव है। इसका हेडक्वार्टर जो है उत्तराखंड के हरिद्वार में है। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन, हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी यानी 20% की वृद्धि जो है हरित ऊर्जा उपकरण यानी ग्रीन एनर्जी उपकरण के आयात में की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने बुखार क्लिनिक शुरू करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी यानी मध्य प्रदेश राज्य ने जो है बुखार क्लिनिक शुरू करने की घोषणा की है। बात करते हैं बुखार क्लिनिक की, तो बुखार क्लिनिक में जो भी फीवर मतलब कि अगर में जो डॉक्टर हैं वह सर्दी खांसी बुखार आदि के मरीजों की जांच करेंगे। इससे में कोरोना के लक्षण अगर उन्हें दिखाई देंगे तो फीवर क्लिनिक में ही उनका उपचार किया जाएगा और इससे क्या है, कोरोना मरीजों की जांच में जो संदिग्ध है उनकी जांच में तेजी आएगी और स्क्रीनिंग की मात्रा भी अधिक हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पीपी किट का निर्माता देश कौन बना है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी यानी कि भारत देश जो है दुनिया का सबसे बड़ा पीपी किट निर्माता देश बना है और वर्तमान में भारत जो है हर दिन 2.0 लाख पीपी किट का उत्पादन कर रहा है। नंबर 1 पर कौन है? नंबर 1 पर चाइना है और यह है पीपीई किट यानी कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, किस राज्य की खुडौल पहल को कोविड-19 से लड़ने के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी मणिपुर राज्य की कुडौल पहल को कोविड-19 से लड़ने के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में शामिल किया गया है। बात करते हैं इसके बारे में, तो यह एक एनजीओ है और जिसे या ऑल भी कहा जाता है। एनजीओ ने इस पहल के लिए जो है LGBTQ समुदाय के लोगों को दैनिक वेतनभोगी और एड्स से प्रभावित लोगों को भोजन दिया, स्वच्छता और सुविधाएं प्रदान की है। इस संगठन में जो है 100 स्वयंसेवक कार्यशील हैं और इसके माध्यम से 1000 स्वास्थ्य किट, 1500 कॉन्डम और 6500 सैनिटरी पैड विकसित किए गए हैं अभी तक। बात हो रही है मणिपुर की, तो मणिपुर की जो कैपिटल इम्फाल है, नजमा हेपतुल्ला यहाँ की गवर्नर और एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आपको मणिपुर से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है जिसमें है कि यहाँ पे झील का नाम याद रखिएगा, लोकतल झील, और एक नेशनल पार्क जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। इसका भी नाम याद रखना है। आपको मणिपुर से एक पॉइंट और याद रखना है कि यहाँ के जो डॉक्टर हैं थंगजाम धबाली सिंह को जापान सरकार के द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, आपको कुछ खिलाड़ियों के नाम याद रखने हैं मणिपुर से, जिसमें है साइखोम मीराबाई चानू वेट लिफ्टर है, संजीता चानू ये भी वेट लिफ्टर है, और MC मैरीकॉम जो कि महिला मुक्केबाज हैं और विश्व की एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने 6 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने सबको मिलेगा रोजगार योजना को शुरू किया है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी यानी मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने सबको मिलेगा रोजगार योजना को शुरू किया है। इसके माध्यम से 40 लाख मजदूरों को मनरेगा में रोजगार देने का लक्ष्य किया गया है और
जो है राज्य सरकार जो मजदूर हैं उनके लिए यह कार्य शुरू कर रही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किस देश ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी अमेरिका देश ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन आता है, यूपी ने प्रवासी कामगारों को रोजगार देने के लिए कौन सा आयोग बनाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर आता है ऑप्शन सी यानी प्रवासी आयोग बनाने की घोषणा यूपी उत्तर प्रदेश राज्य ने प्रवासी कामगारों को रोजगार देने के लिए शुरू की है। प्रवासी आयोग यानी माइग्रेशन कमीशन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा देने की जो है मंजूरी दे दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन है यानी मिजोरम राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। अगर बात करें इस संविधान के इसके बारे में कि जो यह खेलों का दर्जा दिया गया है, उद्योग का दर्जा दिया गया, इसकी अगर हम बात करें तो इससे जो है खेल क्षेत्र में रोजगार पैदा होंगे और महत्व बढ़ाने की दिशा में अधिक निवेश करने के लिए भी कदम उठाया जाएगा। साथ ही इसे क्या होगा, जो शामिल खिलाड़ी हैं और अन्य लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में राज्य की मदद की उम्मीद भी रखी गई है। मिजोरम की अगर बात की जाए तो यहाँ के मुख्यमंत्री जोरमथांगा है, यहाँ के राज्यपाल जो है PS श्रीधरन पिल्लई और कैपिटल है यहाँ की आइजॉल। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य स्थानिक खतरे वाले फूलों के संरक्षण पर रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य बना है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी उत्तराखंड राज्य जो है स्थानिक खतरे पर फूलों के संरक्षण पर रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य बना है। उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ पर 2 राजधानियां हैं जिनमें देहरादून विंटर कैपिटल और समर कैपिटल में गैरसैंण है, जिसे अभी हाल ही में मंजूरी मिल गई है। चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ के गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सेलिब्रिटी ने अपना ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड फ्रेश लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी सलमान खान ने अपना ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड फ्रेश को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने प्रत्येक मजदूर को रोजगार देने के लिए श्रम सिद्धि अभियान जो है शुरू किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी यानी मध्य प्रदेश राज्य ने प्रत्येक मजदूर को रोजगार देने के लिए श्रम सिद्धि अभियान जो है शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस कंपनी ने सनराइज फूड्स में 100% की हिस्सेदारी खरीद ली है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी ITC ने जो है सनराइज फूड्स में 100% की हिस्सेदारी खरीद ली है। ITC क्या है? यह एक मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है और या कह सकते हैं जो है इसकी फुल फॉर्म है इंपीरियल टोबैको कंपनी। इसके CEO है राजीव सूरी, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है और इसकी स्थापना 1910 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ राज्य ने लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने का निर्णय लिया है। बात करते हैं इसके बारे में, तो जो लाख है इससे अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं, जिसमें चूड़ी, कंगन, विभिन्न प्रकार के सजावटी सामान है, डिब्बियां, फोन, सजावटी पेन है, गले के झुमके, मतलब बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन आता है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने किसानों SMEs को वित्तीय सशक्त बनाने के लिए किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी मास्टर कार्ड के साथ एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने किसानों SMEs को वित्तीय सशक्त बनाने के लिए हाथ मिलाया है। इसकी बात अगर हम करें तो इसके द्वारा जो भारतीय किसान और लघु और मध्यम उद्यम के अनुसार वित्तीय उत्पाद तैयार करने के लिए हाथ मिलाया है एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने। बात करते हैं मास्टर कार्ड की, तो मास्टर कार्ड के जो CEO हैं वह अजय पाल सिंह बंगा हैं। हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट के न्यूयॉर्क में है। इसके भारतीय जो ब्रांड एम्बेसडर मास्टर कार्ड के वह है महेंद्र सिंह धोनी। अब बात करते हैं एयरटेल पेमेंट्स बैंक की, तो इसके CEO हैं अनुव्रत विश्वास। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वह भारतीय एयरटेल है। साथ ही इसकी स्थापना 2017 में की गई थी। आपको यह भी कुछ याद रखना है कि भारत का जो पहला पेमेंट्स बैंक है वह एयरटेल पेमेंट्स बैंक है। इसके अलावा कुछ और पेमेंट्स बैंक है जिनमें है एयरटेल पेमेंट्स बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक और NSDL पेमेंट्स बैंक आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस IIT ने कारों में स्टील एल्यूमिनियम को बदलने के लिए हल्के वजन मिश्र धातु को जो है बनाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी IIT मद्रास ने कारों में स्टील और एल्युमिनियम को बदलने के लिए हल्के वजन मिश्र धातु को बनाया है। अगर हम बात करें कुछ और पॉइंट्स की मद्रास से जुड़े, तो IIT मद्रास के प्रोफेसर थलपिल प्रदीप को निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए भी चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट ने आम किसानों को समर्थन देने के लिए किस राज्य के आम विभाग के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए यानी कर्नाटक राज्य के आम किसानों को समर्थन देने के लिए जो है फ्लिपकार्ट ने आम विभाग के साथ समझौता किया है।
अब बात करते हैं इसके बारे में। तो फ्लिपकार्ट ने आम किसानों को उनकी उपज जो है ऑनलाइन बेचने में सशक्त बनाने के लिए कर्नाटक राज्य आम विभाग के साथ समझौता किया है। और फ्लिपकार्ट की अगर हम बात करें तो इसके सीईओ हैं कल्याण कृष्णमूर्ति, फाउंडर सचिन बंसल, बिन्नी बंसल। इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन वॉलमार्ट है इसकी, जिसकी स्थापना की गई थी फ्लिपकार्ट की 2007 में। और इसके सब्सिडरीज हैं मिंत्रा, ई कार्ट और फोनपे। साथ ही आपको फोनपे की अगर बात की जाए तो फोनपे के जो है इसी प्रकार से एक एप्लीकेशन है मोबाइल के थ्रू मनी ट्रांसफ़र की या एक्सचेंज करने की, तो जिसके सीईओ हैं समीर निगम। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। फोनपे के ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट और आमिर खान है। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने एनएचएआई पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि सेबी ने जो है एनएचआई पर 7 लाख का जुर्माना लगाया है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। तो सेबी ने यह जुर्माना क्यों लगाया है अगर इसकी बात की जाए तो 2016 वित्त वर्ष 2016 और 2019 के बीच में अर्धवार्षिक परिणामों की जानकारी देने में देरी करने के कारण यह जुर्माना लगाया गया है। और कहा गया है कि यह 45 दिनों के अंदर छमाही विवरण की दाखिल करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनएचआई की अगर हम बात करें तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, इसके चेयरपर्सन संजीव रंजन है। बात आती है सेबी की यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अजय त्यागी इसके चेयरपर्सन और इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस देश में 1100 साल पुराना शिवलिंग पाया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यानी वियतनाम में 1100 साल पुराना शिवलिंग पाया गया है। ये फोटो में है। बात करते हैं वियतनाम की, तो इसकी कैपिटल हनोई है और यहाँ की करेंसी है वियतनामीज डोंग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए रोजगार सेतु योजना को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए रोजगार सेतु योजना को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय संस्थान का नाम बदल दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी सीपेट का जो है नाम बदल दिया गया है, CIPET। अब इसका नाम, जो पहले इसका नाम था कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, अब इसका नाम जो बदल कर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रख दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत की लंबी दूरी की धाविका किरणजीत कौर पर वाडा ने कितने साल का जो है प्रतिबंध लगाया है, बैन लगाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी 4 साल का बैन लगाया है। भारत की जो लंबी दूरी की धाविका किरणजीत कौर हैं, इन पर ये है फोटो में किरणजीत कौर, जिन पर 4 साल का बैन लगाया गया है भारत वाडा के द्वारा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो किस देश के तेज गेंदबाज रेहान मधुशनका को ड्रग्स रखने के आरोप में हिरासत में लिया गया है? तो इसका जो सही आंसर आता है वह है श्रीलंका, यानी ऑप्शन डी एकदम सही आंसर है। ये फोटो में है रेहान मधुशनका, जिन्हें जो है ड्रग्स लेने के कारण जो है प्रतिबंध लगाया गया है। बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं वो गोतबाया राजपक्षे, प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे, राजधानी श्री जयवर्धना पुरा कोट्टे है और यहाँ की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड राज्य ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा खेलो इंडिया एथलीटों के खातों में कितनी राशि हस्तांतरित की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी 30,000 रुपये भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा खेलो इंडिया एथलीट के खातों में हस्तांतरित की गई है। आपको कुछ और पॉइंट याद रखना है कि खेलो इंडिया गेम्स की बात हो रही तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन गुवाहाटी में किया गया और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो कि पहला संस्करण था, इसका आयोजन भुवनेश्वर में किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने गोल कार्यक्रम को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने जो है गोल कार्यक्रम को लॉन्च किया है। गोल की अगर हम बात करें तो गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स इसकी फुल फॉर्म है और गोल से आपको याद रखना है जिसका मुख्य उद्देश्य डिजिटल मोड के माध्यम से जो भी आदिवासी युवा हैं उनको सलाह प्रदान किया जाएगा और उनकी जो छुपी प्रतिभाएं हैं उन्हें सामने लाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। बात करते हैं केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री की, तो अर्जुन मुंडा है और इन सभी का जो कार्य देखरेख करता है वह है ट्राइफेड यानी ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ है और यह जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इन्होंने जो है ट्राइफेड का जो मुख्य उद्देश्य था, इसका कार्य था कि जंगल से एकत्र करने वाले या उनके द्वारा बनाए गए जो उत्पाद हैं बाजार में सही दामों पर बिकवा कर आदिवासी लोगों की मदद की जाए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने किस एप्लीकेशन पर भारत के मौसम विभाग सेवाओं को
एकीकृत किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी उमंग जो है एक एप्लीकेशन है जिस पर भारत के मौसम विभाग सेवाओं को एकीकृत किया है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने मिलकर। बात करते हैं उमंग की, तो इसकी फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, और इसके द्वारा क्या है 623 सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी 116 सेंट्रल डिपार्टमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट सर्विस के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस में, और यह एक अपने आप में सिंगल ऑल इन वन यानी कह सकते हैं ऑल इन इंडिया का पहला ऑल इन वन यूनिफाइड सिक्योर मल्टी चैनल मल्टी प्लेटफॉर्म मल्टी लिंगुअल सर्विस जो फेयरवेयर मोबाइल ऐप है। ये बात करते हैं इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की, तो इसके डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा, और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री हैं रवि शंकर प्रसाद। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है पुस्तक द इकोबॉक को किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी J.K. राउलिंग ने जो पुस्तक द इकोबॉक को लिखा है। ये फोटो में है ब्रिटिश लेखिका J.K. राउलिंग, और यह हैरी पॉटर श्रृंखला के लिए भी जानी जाती हैं। अब आपको कुछ जो है याद रखने हैं निधन। इसमें है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित जो लेखक देवेश रॉय, ये फोटो में है देवेश राय, इनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट आते हैं प्रख्यात जो साहित्यकार, नाटककार, निर्देशक और राष्ट्र पुरस्कार के विजेता रत्नाकर मटकरी, ये फोटो में है, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट आता है बलबीर सिंह दोसांझ, ये फोटो में है, जो कि 3 बार हॉकी ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं, इनका हाल ही में निधन हुआ। ये फोटो में है एशले कूपर जो कि ऑस्ट्रेलिया के टेनिस स्टार रहे हैं, उनका भी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट आती हैं जापान की पेशेवर पहलवान और नेटफ्लिक्स स्टार हाना किमुरा का निधन भी हो गया। ये फोटो में है हाना किमुरा। अगला है पद्मश्री से सम्मानित उर्दू लेखक मुज्तबा हुसैन का निधन हो गया। ये फोटो में है मुज्तबा हुसैन, और ये हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी जिनका हाल ही में निधन हो गया। अगला आता है जो फेमस एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिषी थे बेजान दारूवाला, ये फोटो में है, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और यह है अगला और लास्ट दिग्गज गीतकार योगेश गौड़ का निधन हो गया। तो यह था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूले। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का जो PDF है यह है हमारी वेबसाइट सारा ज्ञान पर भी उपलब्ध है, और रजिस्ट्रेशन नहीं किया है RRB NTPC के लिए तो जल्द ही रजिस्ट्रेशन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।